गुड इवनिंग फ्रेंड्स, विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप सर एक बार फिर से आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी लोग ध्यान रखें, इन सारे क्वेश्चन जो कि हम लोग पर डे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बहुत दिनों से मैं इधर लाइव नहीं आ पाया, मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर के ऐसे ही प्रस्तुत हूँ, जिससे आप लोगों के आगामी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी चीज़ें मिल पाएँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी हर सीट पर ऊपर लिखा होता है मिशन सरकारी नौकरी 2021। हम लोग वर्ष 2021 को उत्तर प्रदेश जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं, चाहे यूपी स्टेट की हों या जितनी भी सरकारी नौकरी के लिए बच्चे प्रयासरत हैं, उन सबको सिलेक्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस वर्ष को मिशन सरकारी नौकरी का नाम दिया हुआ है। चलिए आपसे पहला क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं मैं। वर्ष 2020 में भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की घोषणा की गई है, जिसमें 21 पुलिस स्टेशन को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि गृह मंत्रालय, जो भारत का गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय ये लिस्ट तैयार करता है कि अपने भारत में कौन कौन से रेलवे स्टेशन या कौन कौन से जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन होते हैं। तो अभी जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मणिपुर का जो नोंगपोक सेमकई है, ये आपका पहले नंबर पर है। तमिलनाडु का सुरमंगलम ये दूसरे नंबर पर है। अरुणाचल प्रदेश का खरसांग ये तीसरे नंबर पर है। तो यानी कि इसके जो क्रम से ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसमें शीर्ष स्थान पर मणिपुर का नोंगपोक सेमकई है पुलिस स्टेशन है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिए, आपके इसमें पढ़ने योग्य एक चीज़ और ध्यान दीजिए मित्रों कि उत्तर प्रदेश का हजरतगंज जिला है, ये हजरतगंज पुलिस स्टेशन कुछ भी नहीं आया इसमें। टॉप 10 की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का एक मुरादाबाद जनपद का कांठ पुलिस स्टेशन, ध्यान दीजिएगा मित्रों, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जनपद का कांठ पुलिस स्टेशन जो है उसे 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। वो उत्तर प्रदेश का शीर्ष 10 में आने वाला एकमात्र पुलिस स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की घोषणा में सबसे पहले नंबर पर कौन सा रखा गया है, तो मणिपुर का नोंगपोक सेमकई जो है ये पहले नंबर पर है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत के पहले बाल गृह की स्थापना कहाँ स्थापित की जाएगी। अब ध्यान दें, आप सब लोग जानते हैं बाल गृह में क्या होता है। बाल गृह में जितने भी बच्चे होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको पढ़ाई लिखाई का काम, ऐसे बहुत सारे काम जो होते हैं वो प्रोग्रेस किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इसको डेवलप करने के लिए 2 बाल गृह बनाए हैं। या ध्यान रखिएगा, 2 बाल गृह स्थापित किए हैं। कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में, जिसमें प्रत्येक में 50-50 बच्चों का एक बैच बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों को उनका अलग प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी, जिससे बच्चे किसी प्रकार की कोई जो सुरक्षा है उसको महसूस करें और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। तो अगर पूछेगा कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत के पहले बाल गृह की स्थापना कहाँ की है, तो बेंगलुरु आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च का मतलब क्या है कि जैसे जो भारत में हम लोग टाइगर रिजर्व या कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको हाथियों पर या 4 व्हीलर में आपको टहलाया जाता है, जिससे आप वहाँ पर घूम सकें। लेकिन यहाँ पर ये किया जाएगा कि इसमें आपको जो बड़े बड़े आपने देखा होगा जो बैलून होते हैं, उस बैलून में बैठालने के बाद आपको यहाँ पर टहलाया जाएगा, जिससे आप पूरा जंगल का या उस पूरे लायन सफारी का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए अभी हाल ही में बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, उसने पहली बार ये लॉन्च किया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मित्रों कि भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च किया गया है। किसने किया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया मित्रों, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पैरासाइट पिक्चर को 92वां ऑस्कर पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से डॉक्टर रतन लाल को सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया मित्रों? डॉक्टर रतन लाल इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। डेविड मालपास हैं, टेड्रोस अधानोम हैं, बोरिस जॉनसन है और रॉबर्टो कार्वेल्हो डे अज़ेवेडो है। तो आप जानते हैं डेविड मालपास कौन है भाई? तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो आपका ए ऑप्शन तो होगा नहीं। टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस, इनका पूरा नाम क्या है मित्रों? टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस जो है इनका पूरा नाम है, और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं वो यही है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपका टेड्रोस अधानोम घेब्रेसस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? आप जानते हैं वर्ष 2020 में कुल 107 देशों को शामिल किया गया है, और 107 देशों में भारत की जो रैंक है मित्रों वो 94 है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो कौन सी है? वो 94 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 94 है, ध्यान रखिएगा, 107 कंट्रियों में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? तो मैं आपको मानव विकास सूचकांक के बारे में बता दूं। मानव विकास सूचकांक 3 आधार पर जारी होता है। मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाली जो संस्था है मित्रों, UNDP है, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। मानव विकास सूचकांक में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। इनमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक शामिल होता है, शिक्षा सूचकांक शामिल होता है, और तीसरा इसमें आय सूचकांक शामिल होता है। कौन सूचकांक शामिल होता है मित्रों? आय सूचकांक भी इसी का पार्ट होता है। इन्हीं तीनों का सर्वे करने के बाद UNDP जो है वो मानव विकास जो सूचकांक होता है उसकी रिपोर्ट जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं मित्रों, आपको ये बताना है कि मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए पहली बार किस व्यक्ति को जाना जाता है, या मानव विकास सूचकांक के प्रणेता कौन है? ये आपको मुझे होमवर्क में या आपको मुझे इस कमेंट सेक्शन में टिक करके जरूर बताना होगा, तो आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक का कौन सा आधार नहीं है? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक होता है, शिक्षा सूचकांक भी इसमें आता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मित्रों? आय सूचकांक भी इसमें आता है। व्यय सूचकांक इसका पार्ट नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल गलत होगा, इसमें से डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन से स्थान पर, मानव विकास सूचकांक 2020 में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो मानव विकास सूचकांक में जो शीर्ष पर स्थान रहा है या शीर्ष पर जो देश रहा है मित्रों, वो कौन सा देश रहा है? तो वो नॉर्वे कंट्री जो है वो मानव विकास सूचकांक के सबसे शीर्ष पायदान पर रहने वाला देश बना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। राजधानियां दी गई हैं इसमें। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है मित्रों? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अजरबैजान की राजधानी क्या है मित्रों? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम है। तो आपका जो उत्तर सही होगा इसमें, वो उत्तर सही है CADB। तो आपका इसमें उत्तर जो मैच करेगा मित्रों वो सी उत्तर मैच कर रहा है। CADB इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा, जो कि राजधानियों का क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है, 5 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं। आप सभी लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं याद करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक ही वर्ष हुई थी। तो यानी कि आपका उत्तर जो सही होगा वो 1945 उत्तर सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चेयरमैन कौन है मित्रों? आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चेयरमैन कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देशों में शामिल नहीं है? अब आसियान 10 देशों का एक संगठन है जिनमें कई सारे देश शामिल हैं, टोटल 10 देश शामिल हैं। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो नेपाल कंट्री जो है वो सार्क का, आप जानते हैं नेपाल जो है
वो सार्क देशों का संगठन में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क में कौन कौन से कंट्री हैं, आप अगर ये देख लेते हैं तो आपके बाकी उत्तर निकल के आ जाएंगे। तो हम लोग पढ़े थे शॉर्ट ट्रिक में MBBS पेन, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो सार्क के 8 कंट्री हैं। कौन कौन है भाई? तो M से मालदीव है, B से भूटान है, B से बांग्लादेश है, S से श्रीलंका है, P से पाकिस्तान है, A से अफगानिस्तान है, I से इंडिया और N से नेपाल है। तो यहाँ नेपाल जो है वो सार्क कंट्रियों में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है नेपाल जो है वो आसियान कंट्रियों में नहीं आएगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, रॉबर्टो अजाबेडो, डेविड मालपास, जियोनी इन्फेंटिनो, मासासुगु अस्कावा। तो आप ध्यान दीजिए, एशियाई विकास बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मासासुगु अस्कावा जो हैं वो वर्तमान में एशियाई बैंक के अध्यक्ष हैं। अब ये जियोनी इन्फेंटिनो कौन है मित्रों? तो जियोनी इन्फेंटिनो फीफा के चेयरपर्सन है। डेविड मालपास जो है ये आप सभी लोग जानते हो ये कौन है, ये विश्व बैंक के चेयरमैन है। और आप जानते हो रॉबर्टो अजाबेडो जो है वो WTO के चेयरमैन थे। अभी उनकी जगह पर एक मैम आके बैठ गई हैं। तो आप लोगों को मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में जो WTO के नए महानिदेशक बनाए गए हैं वो कौन है, रॉबर्टो अजाबेडो का स्थान किसने लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 15वां क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारीबाग अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हजारीबाग अभ्यारण्य जो है मित्रों वो अपने भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो दुनिया में विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 19 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? फूलों की खेती, वन संवर्धन, जैतून की खेती, मत्स्य पालन। तो आप सभी लोग जानते हैं जो सिल्वीकल्चर होता है मित्रों, तो सिल्वीकल्चर में हम क्या प्रयोग करते हैं, जो काष्ठी पेड़ होते हैं, जंगल के जो पेड़ होते हैं काष्ठी पेड़, उन काष्ठी पेड़ों के संवर्धन के लिए हम लोग सिल्वीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो वन संवर्धन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। अब ये IUCN संस्था है क्या? तो मित्रों IUCN एक ऐसी संस्था है जो विश्व में विलुप्त प्राय जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए एक रेड डाटा बुक आती है, उसकी सूची तैयार करने में सहयोग करती है। और जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक में हम लोग क्या करते हैं मित्रों, तो रेड डाटा बुक में जितने भी विलुप्त प्राय प्रजाति या जो पशु पक्षी होते हैं उनकी सूची तैयार की जाती है। और उसको तैयार करने के लिए जो संस्था जानी जाती है उसका नाम IUCN है। और IUCN का जो मुख्यालय है मित्रों वो मार्गस स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है मित्रों? मार्गस स्विट्जरलैंड। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा, मार्गस स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में गजमते के नाम से, ध्यान रखिएगा मित्रों, भारत में गजमते के नाम से सन 1992 में पहली बार हाथी संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किया गया था सिंहभूमि से। दूसरी चीज, जो हाथी दिवस मनाया जाता है भारत में वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, गज दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत सरकार ने वर्ष 2010 में, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व रक्तदान दिवस कब होता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो मना होता है वो 14 जून होता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे होता है, विश्व रक्तदान दिवस होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? आप सभी लोग जानते हो पूरी दुनिया में भारत ने 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया था। विश्व वन्य जीव अधिनियम सन 1972 बनाया। तो 1972 में पहली बार भारत ने टाइगर की गणना की थी, न कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की थी। लेकिन 1 अप्रैल सन 1973 को, ध्यान रखिएगा मित्रों, कब? 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया। आज आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल बाघों की संख्या 2967,
जिनमें से 2967, जिनमें से भारत में अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, सबसे अधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ हैं। कितने बाघ हैं मित्रों? कुल 526 बाघ हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल बाघों की संख्या कितनी मित्रों? 173, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CSIR और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, जो कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप जानते हो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ये सोलर ट्री विकसित किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में विकसित किया गया। हाल ही में चक्रवात गति ने किस देश में तूफान मचाया? तो हाल ही में चक्रवात गति ने सोमालिया कंट्री में तूफान मचाया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोमालिया देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 5 फरवरी को ऐतिहासिक घटना के लिए जाना गया। यह घटना इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ भारत में 9 अगस्त सन 1942 को हुआ था। सन 1942 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी सन 1922 को हुई थी और दांडी यात्रा 12 मार्च सन 1930 को हुई थी। तो 5 फरवरी पूछ रहा है, तो यानी कि भारत में चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, जिसकी घटना के बाद गांधी जी ने, आप सब लोग जानते हो, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी को चौरी चौरा घटना हुई थी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020 का आदि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? आप सभी लोग जानते हैं अपने वहाँ आदिवासी मामले मंत्रालय जो है वो अर्जुन मुंडा जी के पास है, और उन्होंने हाल ही में अभी मध्य प्रदेश राज्य से ये आदि महोत्सव मनाए जाने का शुभारंभ किया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश। भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया मित्रों? उत्तराखंड जनपद में किया गया। और उत्तराखंड की एक और खासियत है, अभी हाल ही में उत्तराखंड जो राज्य है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने लाइकेन पार्क को भी विकसित किया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का पहला जैविक राज्य किसे कहा जाता है? तो भारत में 2 ही ऐसे प्लेस हैं जिनको 100% जैविक कह सकते हैं। एक तो आपका सिक्किम है और दूसरा आपका लक्षद्वीप है। तो अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ राज्य पूछा गया है, तो राज्य के हिसाब से वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य जो था वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा स्टेट है जो 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है। और अगर यही क्वेश्चन होता कि भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका उत्तर लक्षद्वीप सही हो जाता है मित्रों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत सरकार द्वारा हाल ही में वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं कौन? अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डॉक्टर सलीम अली, ये तो पक्षी मानव है भाई। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, इनको जल पुरुष के नाम से जानते हैं। डॉक्टर चंडी प्रसाद भट्ट, तो चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो आपका जो डी ऑप्शन है पंडित रामदेव मिश्रा जी, ये बिल्कुल सही है कि भारतीय इकोलॉजी के जनक या भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो रामदेव मिश्रा जी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे काली मौत कहते हैं? तो काली मौत के नाम से आप जानते हैं प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। और प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो प्लेग बीमारी जो है वो चूहों से फैलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में 26 जनवरी के अवसर पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? अब पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पद्म विभूषण जो सबसे बड़े, फिर होते हैं पद्म भूषण और फिर से होते हैं पद्मश्री। तो भारत में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है, 10 लोगों को पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है और 102 लोगों को पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। तो इस वर्ष अपने वहाँ पद्म पुरस्कारों की घोषणा में अगर हम बात करें कि किसको मिला है पद्म पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कारों में सबसे ज़्यादा पुरस्कार 119 मिले हैं इस बार